क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ, तो 22,500 रुपए में घर बैठ के स्टडी IQ के पेनड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyIQ.com। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईएएस का जो मेंस का पेपर हुआ है GS 1, ये पार्ट 1 है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। तो इस डिस्कशन में जो पॉइंट्स हम इंक्लूड करेंगे, पहला लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, ईजी है या डिफ़िकल्ट है, आंसर भी क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, और तीसरा है कवरेज। जैसे एस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आईएएस मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें 47 लेक्चर्स थे और इसमें पेपर 1, 2, 3 और 4 चारों पेपर्स कवर किए गए थे, और अलग अलग जो थीम्स हैं उनको लेकर और क्या पॉसिबल इंटरकनेक्शन है और क्या पॉसिबल इंटरकनेक्शन या इंटरलिंकेज हो सकता है दूसरे टॉपिक से, दूसरे सब टॉपिक से। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन की ग्लोबलाइजेशन फेडरलिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फेडरलिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। साथ में जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले ही, मेन से पहले ही हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था डेड जोन। ये डेड जोन क्या होता है इसको कवर किया था, मैंने ही कवर किया था इस टॉपिक को, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है यूपीएससी में। तो इस तरीके से देखेंगे कि हमारा कवरेज कितना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन इजीली आंसर किया जा सकता है। यूपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लक्ष्मीकांत में भी इसका इजीली जो है आंसर दिया हुआ है। तो जिसने भी लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ी है तो वो इजीली इसका आंसर कर सकता है। तो अगर हम इससे देखें कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितनी है, तो अगेन सभी ने पढ़ा है इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये इजी है ये क्वेश्चन। हमने भी इसको कवर किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट 35 है, जो इस प्रोग्राम का सेट 35 है, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया गया था। तो इसमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है, जो पॉइंट्स या आर्गुमेंट हमें ध्यान रखना है कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, मतलब रिलीजन और स्टेट का स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। एज पर द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म द स्टेट हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस टूवर्ड्स रिलीजन। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो रादर देन इनडिफरेंस देयर इज एन इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन्स के लिए इक्वल रेस्पेक्ट है। सो इन इंडिया वी हैव पब्लिक हॉलीडेज। एग्जाम्पल ऐसे आप दे सकते हैं, आर्गूमेंट ऐसे दे सकते हैं, है ना, क्योंकि हम सारे रिलीजन्स को इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं तो पब्लिक हॉलीडेज भी होंगे ऑन मेजर रिलीजियस फेस्टिवल्स। स्टेट सब्सिडी भी दी जाती है फॉर पिलग्रिमेज लाइक हज या फिर तिरुपति एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सर्टेन राइट्स टू रिलीजियस डिनोमिनेशंस टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन्ड है। स्टेट कैन प्रोवाइड सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, टैक्स, कंसेशंस एक्सेट्रा। ये भी दिए जा सकते हैं, ग्रांट्स हैं, टैक्स है, कंसेशन है, ये दिए जाते हैं इंडिया में। रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म ऑल्सो प्रोवाइड स्कोप फॉर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स, मतलब जो स्टेट है वो भी स्टेप लेता है कि अगर कोई रिलीजियस रिफॉर्म हो सके, जैसे ट्रिपल तलाक की बात करें या जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी की बात करें, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हम दोनों में देखें कि जो दो फंडामेंटल फीचर्स हैं विच आर ट्रू इन बोथ केसेस, कौन कौन से हैं? स्टेट डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन
nor does it discriminate or favor citizen on grounds only of religion। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों केस में, और फ्रीडम ऑफ सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो अगेन ये हमारा फंडामेंटल राइट में भी ये मेंशन है। तो ये जो आर्गुमेंट है इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अगेन जो डिफरेंस है वो बता सकते हैं। जैसे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टेबल बना के भी हम पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। तो ये भी 10 मार्क्स का है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगले साल भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी जो महात्मा गांधी जी के जितने भी कंसेप्ट हैं, सर्वोदय है, ट्रस्टीशिप है, स्वराज है, जो अलग अलग जो और भी दूसरे कंसेप्ट है, इवन मॉब लिंचिंग पर महात्मा गांधी जी ने वो दिया है, अपना व्यू पॉइंट दिया है कि मॉब लिंचिंग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो क्या है कि एक बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये बुक हमें पढ़ना चाहिए। बहुत छोटी सी बुक है, इजीली कवर होगा, और इसमें 70+ सब टॉपिक्स हैं। अब गांधी जी का हर चीज़ में ओपिनियन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे होना चाहिए, स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, अगेन पॉवर्टी क्या है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है गांधी जी ने कवर किए हैं, अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। तो आज के टाइम पे अगर कहीं भी क्वेश्चन, जैसे ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में भी है, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे अगर हम ज़रूरत पड़ती है तो सजेशंस या वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा। इवन इथिक्स के पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक तो हमें पढ़नी ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये लेक्चर कवर किया गया था गांधीयन आइडिया ऑफ स्वराज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी से रिलेटेड कि हमारे देश में किस तरीके की डेमोक्रेसी होना चाहिए। जो राइट्स की हम बात करते हैं, जो हम फ्रीडम की बात करते हैं, आज के टाइम पे बहुत इशू भी है, राइज हो रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट इस लेक्चर में कवर्ड है। और यहाँ प्रश्न भी क्या है कि गांधी जी का जो आइडिया है, ये जो थॉट है, प्रेजेंट टाइम में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो प्रेजेंट टाइम में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं फ्रीडम से रिलेटेड, है ना, कई लोग कहते हैं कि हमें ये फ्रीडम होना चाहिए, जैसे गांधी जी ने कहा कि फ्रीडम विदाउट कंस्ट्रेंट की बात नहीं की जा रही है ना, एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात नहीं की जा रही है। जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। डिसिप्लिन की बात गांधी जी कहते हैं। सिमिलरली मॉब लिंचिंग की भी बात करते हैं। गांधी जी का आइडिया नेशनलिज्म के ऊपर भी है। सिमिलरली एक लेक्चर और भी कवर किया गया था नेशनलिज्म के लिए कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, तो इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। आई हैव कवर्ड दिस लेक्चर एज वेल। स्वराज के ऊपर भी आई हैव कवर्ड, नेशनलिज्म भी कवर्ड था। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं, जो प्रेजेंट मूवमेंट में एक बड़े इश्यूज़ भी हैं, तो कैसे गांधी जी का थॉट रेलिवेंस है, उन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी जो इस प्रोग्राम था मेंस आंसर राइटिंग का सेट 30, इसमें हमने इंक्लूड किया था गांधी जी कंसेप्ट ऑफ स्वराज एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सिमिलर। अब ये देखिए कि गांधी जी का जो कंसेप्ट है स्वराज का और कैसे SDG से वो लिंक्ड है, तो ये क्वेश्चन भी सेट 30 में डाला गया था जो एस प्रोग्राम है उसमें। अब यही रेलिवेंस है आज के टाइम पे कि उन्होंने अपने विचार दिए और आज के टाइम पे वो रेलिवेंस है कि नहीं है, तो ये सारे इंक्लूड करना है। तो जो आइडिया आपको आंसर में लिखना है, स्वराज का जो उन्होंने आइडिया दिया और उसको लिंक करना आज के कंटेक्स्ट से, नेशनलिज्म का जो आइडिया है, सर्वोदय का जो कंसेप्ट है कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सबका उदय हो एक तरीके से, है ना। मॉब लिंचिंग पे ऊपर जो उनका आइडिया है, जो उनके थॉट हैं, पंचायती राज के ऊपर जो उनका थॉट है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। 10 मार्क्स का इसलिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, 2 से 3 आर्गूमेंट्स लिख के भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स ऑन मैराइन इकोसिस्टम। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी किसी NCERT में कवर्ड नहीं है। इन जनरल अगर आपने जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़े हैं तो उसमें भी इस पर ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ये जो लेक्चर है पब्लिश हुआ था सितंबर 15, 2018। तो डेड जोन क्या है, आई हैव कवर्ड दिस लेक्चर एज वेल। सो व्हाट इज़ डेड जोन और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो ये सारे की कैसे इम्पैक्ट होते हैं। यहाँ पे मैराइन लाइफ पे इम्पैक्ट पूछा है, ह्यूमन पे भी कवर किया गया था, तो यहाँ मैराइन लाइफ पे इन डिटेल कवर किया गया है इस लेक्चर में। कोरल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और दूसरे जो फिशेस हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर्ड है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नीडेड, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन। अब ये क्या है कि सब ने पढ़ा है कि IRNSS क्या है, अब क्यों चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, और ये नेविगेशन के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक है इसके बारे में हमने सुना है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते हैं। अगेन हम ये कह सकते हैं ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन इसको सभी अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। तो ये जो इसमें अगर देखें तो इस टॉपिक को हमने अभी कवर नहीं किया था। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देखते हैं कि क्यों ज़रूरत है IRNSS की। तो कारगिल वॉर जब हुई थी तो इंडिया ने USA से पूछा कि GPS उनका यूज़ किया जाए फॉर मिलिट्री पर्पज़, लेकिन USA ने डिनाई कर दिया। अब ऐसे वॉर टाइप सिचुएशन होगी और अगर इंडिया जैसे GPS पे डिपेंडेंट है या रशिया के ग्लोनास पे डिपेंडेंट है, तो इसमें क्या है कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए अगर GPS और ग्लोनास का जो एक्सेस है वो नहीं होगा इंडिया के पास, तो इंडिया की जो डिफेंस पावर है, मिलिट्री पावर है, एयरफोर्स की जो पावर है वो काफ़ी रिड्यूस होगी। क्योंकि ये ज़रूरी होता है, ये जो ग्लोबल जो ये नेविगेशन सिस्टम है, जैसे IRNSS जो है एक नेविगेशन सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ये जैसे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके मूवमेंट के लिए और इस सब के लिए। तो सैटेलाइट नेविगेशन इज़ वेरी यूजफुल इन टूडे स्टेट। इफ़ इंडिया हैज़ IRNSS इट वुड नॉट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन एल्स। तो दूसरे पर उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और इससे इंडिया को भी काफ़ी एडवांटेज रहेगा। ऑलमोस्ट एवरी अदर नेविगेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड, लाइक रशिया का ग्लोनास है, चाइना का ये जो बिडाओ है, हैव 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। पहला क्या है, सिविलियन पर्पस, और दूसरा क्या है कि मिलिट्री पर्पस। तो सिविलियन पर्पस के लिए जैसे रशिया का जो ये है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, USA का GPS है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री पर्पस की जब हम बात करते हैं तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सो IRNSS इज़ एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। इट इज़ डिजाइंड टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन information service to users in India as well as the region extending up to 1500 किलोमीटर। तो ये फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। फ्रॉम इट्स बाउंड्री विच इज़ इट्स प्राइमरी सर्विस एरिया, है ना, तो ये भी हम मेंशन करेंगे। अब IRNSS विल प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, नेमली स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज SPS which is provided to all the users, and restricted services RS which is an encrypted service provided only to the authorized user। तो ये 2 कैटेगरी के हम कह सकते हैं सर्विसेज भी हैं, SPS और RS, और ये यूज़ करके नेविगेशन किया जा सकता है। IRNSS सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कितनी एक्यूरेसी, लगभग 20 मीटर इन द प्राइमरी सर्विस एरिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे नेविगेशन में हेल्प करेगा, कैसे कि तो टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, व्हीकल ट्रैफिक के लिए, फ्लीट मैनेजमेंट के लिए, इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फ़ोन, प्रिसाइज टाइमिंग, और भी जैसे टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हाइकर्स, ट्रैवलर्स के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। तो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको आपको इंक्लूड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इंडिया टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट इन द आर्टिक रीजन। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी इतना नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ओवर एवरेज क्वेश्चन है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे काफ़ी स्कोप है मैप बनाने का। मैप बना के आप शो कर सकते हैं कि ये आर्टिक रीजन है। तो मैप बनाने के लिए भी जैसे फॉर एग्जांपल आप अलग अलग तरीके से यूँ करके शो कर सकते हैं कि जैसे इस तरीके से आप ये शो कर दीजिए, और ये जो मैप आप बनाएंगे इसमें जो फोकस एरिया रहेगा कि आप ये शो करेंगे कि मैप बना के कि ये जो है ये आर्टिक रीजन है। यहाँ पे ऐसे साइड में मैप बना के शो कर दीजिए कि ये आर्टिक रीजन है, और इंडिया एरो बना के दिखा सकते हैं कि इंडिया इस रीजन पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ रशिया के ऊपर है ना आर्टिक रीजन, तो ये शो करना। तो यहाँ मैप बनाने का स्कोप है, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैप नहीं बनाना, साइड में इस तरीके से एक स्पेस में हमें मैप ड्रॉ कर देना है। तो ये जो टॉपिक कवर किया गया था UN 2020 ट्रीटी, तो इसमें हमने डिस्कस किया था, जो कि अगेन पब्लिश हुआ था September 7, 2018, इसको कवर किया था मैंने। तो ये जो टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये आर्टिक रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों
होता चला जा रहा है। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा था कि यूएन ये ट्रीटी लेकर आए। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कवर किए गए हैं, लेकिन बेसिकली इस लेक्चर में इंडिया इतना कीन इंटरेस्ट क्यों ले रहा है ये एस्पेक्ट कवर नहीं किया गया है डिटेल में, तो उसको हम देखते हैं। तो आर्टिक रीजन क्या है? इनॉर्मस एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल स्प्रेडिंग ओवर 1/6 ऑफ अर्थ्स लैंड मास, और क्या है? इज इंक्रीजिंगली बीइंग अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल ग्लोबल फोर्सेस, एनवायरमेंटल, कमर्शियल, स्ट्रेटजिक, एंड इन टर्न इज पॉइज्ड टू प्ले एन इंक्रीजिंगली ग्रेटर रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ वर्ल्ड अफेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आर्टिक रीजन है इसकी इंपॉर्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है कि बाय फार द क्लाइमेट चेंज एंड द रिजल्टेंट रैपिड मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस कैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज रीडिफाइनिंग द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन द आर्टिक। अब हो क्या रहा है कि जो आर्टिक रीजन है, अब आर्टिक रीजन क्या है? ईयर के ज़्यादातर टाइम में क्या होता है कि ये पूरे तरीके से ग्लेशियर से कवर्ड रहता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है। ग्लेशियर्स की जब मेल्टिंग हो रही है तो नए रूट्स बन रहे हैं। अब इन रूट्स को यूज़ करके जो शिप्स हैं वो एंटर कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, और इस वजह से क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, अलग अलग रिसोर्सेस हैं, वो इंडिया भी एक्सप्लॉइट करने का। तो इससे क्या है कि जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो इन रिसोर्सेज को जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। जैसे आर्टिक काउंसिल में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, तो इंडिया भी चाहता है कि आर्टिक रीजन में वो भी पार्टिसिपेट करे, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं उसको इंडिया भी यूटिलाइज कर सके। अब ये कहा जा रहा है कि 2030 से क्या होगा कि नियरली आइस फ्री समर हो गई, मतलब समर के टाइम पे आर्टिक रीजन पे जो है आइस होगा ही नहीं, तो मूवमेंट जो है या एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है कि अट्रैक्शन मेनली क्या है, और इंडिया के लिए भी है, आर्टिक ऑयल है, गैस रिजर्व्स हैं, मराइन लिविंग रिसोर्सेस हैं, क्योंकि ये जो आर्टिक रीजन है अगर हम बात करें तो ये भी एक पार्ट है ग्लोबल कॉमन का। बहुत सारा जो रीजन है इसका, ये ग्लोबल कॉमन का पार्ट है, तो हर एक कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है कि वो भी आर्टिक ऑयल, गैस रिजर्व इनको अपने डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सके। और क्या है कि क्योंकि मेल्टिंग हो रही है, इससे क्या है कि शिपिंग रूट्स जो हैं वो काफ़ी ओपन होंगे और जो शॉर्ट होंगे। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंडिया अपना कंसर्न ये भी दिखा रहा है कि अगर आर्टिक रीजन है और यहाँ पे अगर इन आइस कैप या ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है तो इससे क्या इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की वो इफेक्ट होंगी, मैराइन इकोसिस्टम वो अफेक्ट होगा, और इस वजह से और भी दूसरी प्रॉब्लम्स राइज हो सकती हैं, सी लेवल राइज और ये सब प्रॉब्लम राइज होंगी, और इससे क्या है इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया ये भी चाहता है कि स्टेप्स लिए जाएँ जिससे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए। अब इंडिया का जो इंगेजमेंट है आर्टिक रीजन से वो काफ़ी पुराना है, कई सारी ट्रीटी भी साइन हुए, ट्रीटी बिटवीन नॉर्वे, यूएसए, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड एंड ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियंस, स्वीडन कंसर्निंग, और ये ट्रीटी का नाम भी है स्वलबार्ड ट्रीटी इन फरवरी 1920 इन पेरिस। तो इस ट्रीटी के बाद से भी जो इंडिया का इंगेजमेंट है इस रीजन में इंक्रीज हुआ। इंडिया का और भी इंटरेस्ट है, जैसे इंडिया कई सारे रिसर्च प्रोग्राम भी वहाँ पे लॉन्च किया है। आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 में इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू आर्टिक ओशन 2007, जिसका नाम क्या है, हिमाद्री, एट द इंटरनेशनल आर्टिक रिसर्च बेस। तो ये पॉइंट भी हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इंडिया विच हैज़ सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज इन दिस एरिया फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सिक्योरिंग अ स्टेबल आर्टिक रीजन। इंडिया का ये भी इंटरेस्ट है क्योंकि इंडिया ने इस ट्रीटी, एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम का इंडिया भी से एसोसिएटेड है, और जो एक्सपीरियंस इंडिया ने इससे गेन किया है, इंडिया जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है किसके लिए, इन सिक्योरिंग अ स्टेबल आर्टिक रीजन। नहीं तो क्या होगा कि यूएसए और जैसे फॉर एग्जांपल रशिया है, वो क्या करेंगे, आर्टिक रीजन में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो चाहेंगे कि हम वो अपने लिए यूज़ करें। अब इंडिया ये भी चाहता है कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसका भी प्रोटेक्शन हो और एक स्टेबल आर्टिक रीजन जो है उसकी तरफ प्रयास किया जाए, तो इसलिए इंडिया भी इस रीजन में इंटरेस्ट ले रहा है। साथ में क्योंकि इंडिया के पास आर्टिक काउंसिल
काउंसिल में ऑब्जर्वर, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है, इसलिए इंडिया भी एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की बात करता है और अगेन कैन कंट्रीब्यूट टू सेफ, स्टेबल एंड सिक्योर आर्कटिक रीजन। तो ये कुछ पॉइंट जो हैं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसमें ये है, इसको या तो आपको आता है तो ये क्वेश्चन इजी है और नहीं आता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इजी या डिफ़िकल्ट है, आता है तो इजी है, नहीं आता है तो डिफ़िकल्ट है। एनसीईआरटी में कवर नहीं है मेंटल प्लूम ये या फिर जो कंसेप्ट है। और ये पूछा भी क्यों गया है, क्योंकि किलावाया जो अभी हवाई में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उसमें मेंटल प्लूम काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो इस टॉपिक को भी हमने कवर किया है। जैसे वाई किलावाया वॉल्केनो इरप्ट फ्रिक्वेंटली, और ये पब्लिश हुआ था May 7, 2018 को। आई हैव कवर्ड दिस लेक्चर एज वेल। सो इसमें हमने एक्सप्लेन किया था प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, मेंटल प्लूम के बारे में क्या होता है, और साथ में जब हम समझ रहे थे हॉट स्पॉट क्या होता है तो उसमें मेंटल प्लूम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो जैसे फिर अगर आप देखें तो यूपीएससी मेंस 2018 आंसर राइटिंग सेट 23 जो कि जुलाई 11, 2018 में पब्लिश हुआ है, तो उसमें भी हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात की थी, मेंटल प्लूम के बारे में बात की थी, है ना। आंसर जो क्वेश्चन था उसका जब हम आंसर डिस्कस कर रहे थे तो इसमें भी ये टॉपिक हमने कवर किया था। साथ में जो माउंट अगुंग और प्लेट टेक्टोनिक्स इस पर डिस्कशन हुआ था, सेट 23 में ये इंक्लूड किया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसमें भी डिस्कस किया गया था इन डिटेल। मेंटल प्लूम क्या होता है ये भी डिस्कस किया गया था। तो आप इन दोनों लेक्चर को रिफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथेंड इन द इंडियन सोसाइटी। इसको आपको एलिसिडेट करना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है ना। कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन एक कह सकते हैं कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन तो प्रमोट कर ही रहा है। जो कुछ कल्चरल स्पेसिफिसिटीज़ हैं, पर्टिकुलरिटीज़ हैं किसी कल्चर की, वो भी स्ट्रेंथन हो रही हैं इंडियन सोसाइटी में। तो दो पार्ट हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको भी हमने कवर किया था जो ये यूपीएससी मेंस 2018 आंसर राइटिंग प्रोग्राम है सेट 5 में, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। लेकिन यहाँ पे एक ही पार्ट कवर किया गया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है उससे यूनिफॉर्मिटी क्यों होती है, ये एस्पेक्ट है और ये इन जनरल सबको पता भी है। लेकिन ये चीज़ कवर नहीं की गई थी कि जो ये पर्टिकुलरिटी है या जो काइंड ऑफ हम कहें कि स्पेसिफिसिटीज़ हैं किसी भी की कल्चर की, वो कैसे स्ट्रेंथन हो रही। तो सेकेंड पार्ट कवर्ड नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर्ड है। सो चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन भी था कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंडियन फेडरलिज्म, तो इसमें हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और ये जुलाई 20 को ये पब्लिश हुआ था सेट 30, जो इस प्रोग्राम है उसके सेट 30 में ये टॉपिक कवर किया गया था। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोसेस दैट इंटरकनेक्ट इंडिविजुअल, ग्रुप, states, communities, market, corporation, international governmental and non-governmental organization in a complex web of social relationship and more synthetically as the growth of network of worldwide interdependence. In general हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि इंटरलिंकेज बिटवीन कंट्रीज, है ना। अब इसका अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो मेनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, बट अगेन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही नहीं, दूसरे भी काइंड ऑफ इंटीग्रेशन हो रहे हैं इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से। अब कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मिटी हो रही है कल्चर का, मतलब कि जैसे इंडिया है तो इंडिया वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम उसको सीख रहे हैं। बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है यूनिफॉर्मिटी की तरफ तो हम जा रहे हैं, ठीक है इंडियन सोसाइटी यूनिफॉर्मिटी की तरफ तो जा रही है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारे स्पेसिफिक चीज़ें हमारी कल्चर की वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही हैं। ये पॉइंट जो है जिसको आपको हाईलाइट करना। अब इसको अगर आप समझें एक एंगल से कि देखिए जो आइडेंटिटी एस्पेक्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अभी आइडेंटिटी कोई भी ह्यूमन जो है वो कहाँ से डिराइव करता है, या तो कोई उसकी लैंग्वेज होगी या रिलीजन होगा, दूसरे कई तरीके के एस्पेक्ट होंगे जो एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी होती है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था कि जो ये अलग अलग सोर्सेस से
आइडेंटिटी की उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो रही थी। लेकिन ये भी क्या देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती भी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग हैं जो अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट है उस पर और फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे लैंग्वेज हो गई या फिर जो ड्रेसिंग स्टाइल हो गई या जो फूड है उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कई सारे जो इंडियंस हैं यूएसए अगर जाएंगे तो वहाँ पे अपने बच्चों को भरतनाट्यम सिखाना या लोकल लैंग्वेज में बात करना, जैसे कोई तमिलनाडु से है तो तमिल लैंग्वेज में बात करना, ये सारे एस्पेक्ट विजिबल हो रहे हैं। भले हम अगर यहाँ देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की ही बात करें तो अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वेस्टर्न कल्चर के उसको हम ऑप्ट करते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गई इंग्लिश या जो ड्रेसिंग स्टाइल है, तो ये तो एक चीज़ विजिबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से दैट द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू टेक्नोलॉजिकल कमर्शियल कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। दीज पर्सपेक्टिव्स इक्वेट ग्लोबलाइजेशन विद वेस्टर्नाइजेशन। सोशोलॉजिकल अगर एस्पेक्ट देखें तो क्या है कि इमरजेंस हो रहा है किसका, वर्ल्ड सोसाइटी का। जो एम्फसाइज करना है कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एनी जोग्राफिकल रीजन होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूनिकनेस, है ना। कहीं का भी कल्चर है, ट्रेडिशन है किसी भी जोग्राफिक रीजन का, तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर अ पॉपुलेशन विद इन अ जोग्राफिक बाउंड्री फ्रॉम द अदर। एक जोग्राफिक रीजन है, दूसरा जोग्राफिक रीजन है, इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, इसलिए ये दोनों अलग है ना। तो यूनिकनेस मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस यूनिकनेस हैज बीन डिस्टर्ब टू द वेरिंग डिग्री इन again because of globalization. Such an impact is very much pronounced when they hit developing countries like India. तो इंडियन सोसाइटी भी ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट हो रही है। कल्चर ऑफ एनी कंट्री डज नॉट ओनली पोर्ट्रे द रीजन एंड लैंग्वेज ऑफ द रीजन बट इट स्टार्ट विद द माइंडसेट एंड मेंटेलिटी ऑफ रिसाइडिंग सिटीजन। यहाँ क्या मतलब हुआ कि जब हम अपने कल्चर को ही ये कहने लगे कि ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है हमारा वो गलत है, वो है ना, वो सही नहीं है ना, और हमें ये कल्चर ही जैसे वेस्टर्न कल्चर ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कल्चर का, कहीं का भी अगर वेस्टर्न कल्चर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो उसे हम ऑप्ट करें, हमारे कल्चर का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हम उसे ऑप्ट करें, लेकिन यूनिकनेस जो है हमारी कल्चर की वो जानी नहीं चाहिए। तो अलग अलग जो कल्चर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें हम ले सकते हैं, लेकिन अपनी यूनिकनेस जो है वो हमें मेंटेन करनी है। नेक्स्ट जो है कि इंडियन कल्चर इज क्वाइट रिच विद रिस्पेक्ट टू हेरिटेज रिसोर्सेज एंड मोर इंपॉर्टेंटली ड्यू टू वेलकमिंग अप्रोच ऑफ इट्स सिटीजन। और इस अप्रोच की वजह से ही जो अलग अलग जो कल्चर है, जैसे जो अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग जो कल्चर हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हम उसको ऑप्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि हम जा रहे हैं टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम भी जो इंडियन सोसाइटी है वो इंडियन सोसाइटी वर्ल्ड सोसाइटी का पार्ट बन रही है। अब क्या है कि जो डाइवर्स कल्चरल जोन्स हैं, है ना, हर स्टेट में बहुत सारे कल्चरल रीजन्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे कल्चरल जोन्स हैं। अब ये देखा जा रहा है कि ये जो अलग अलग कल्चरल जोन हैं, है ना, ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि इनकी जो स्पेसिफिसिटी है, जो इनके कल्चरल ट्रेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए, है ना। और ग्लोबलाइजेशन भी इस चीज़ को हेल्प भी कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग कल्चरल जोन्स को विजिट करते हैं, है ना, और क्योंकि एस्पेक्ट है जिसे हम कहते हैं रिलीजियस टूरिज़म की वजह से ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ कल्चरल एस्पेक्ट हैं, स्पेसिफिक कल्चरल एस्पेक्ट हैं, उनको बचाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और प्रमोट भी किया जाए। और किस तरीके से किया जाए? बाय प्रमोटिंग टूरिज़्म। तो अलग अलग जो लोग आते हैं इंडिया विजिट करेंगे, और इस वजह से क्या है कि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के लोग भी स्टेप लेते हैं जिससे कि जो यूनिकनेस है उनकी कल्चर की वो प्रोटेक्ट रहे। अगर यूनिकनेस प्रोटेक्ट रहेगी तो क्या है, तभी जो लोग हैं लोग आकर देखेंगे कि ठीक है यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। इसके अलावा जो देखा जा रहा है कि जो अलग अलग इथनिसिटीज़ हैं, है ना, अब क्या है, समय जो पास हो रहा है तो क्या है, ये जो इथनिक कॉम्पोजिशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। भले हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो इथनिसिटी है वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो रही हैं, लेकिन और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। अलग अलग फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, और ये जो फैक्टर्स हैं, है ना, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो इथनिसिटी है वो और कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, और इसमें ग्लोबलाइजेशन का भी रोल है।
फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज की एंड डायलेक्ट्स, है ना, क्योंकि इंडिया क्या है, मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी है, तो जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, अलग अलग जो है लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जो फैमिलीज है लैंग्वेजेस की। अब ये भी देखा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये भी स्ट्रेंथन हो रहा है। अब ये भी देखा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस आ रही है, इस आइडेंटिटी क्राइसिस के फेस में लोग जो है अलग अलग अपने कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग जो लैंग्वेज है उसकी तरफ और इंक्लाइन होते चले जा रहे हैं, और ये विजिबल जो है इंडियन सोसाइटी में भी है। नेक्स्ट क्या है कि रीजनल कॉन्शियसनेस एंड कंपीटिंग डिमांड्स। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये जो रीजनल कॉन्शियसनेस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें अगेन हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस जनरेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइनिंग ब्लू रिवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे अगेन ये टॉपिक भी हमने डिटेल में कवर किया था फिशरीज से रिलेटेड, लेकिन अगेन पिसिकल्चर इन जनरल कवर नहीं किया गया था। ऑल्दो मैराइन फिशरीज़ क्या होती हैं, इनलैंड फिशरीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ कवर की गई थी। इंडिया का जो फिशिंग पोटेंशियल एरियाज़ है वो कवर किया गया था, इनलैंड फिशरीज़ के बारे में कवरेज हुई थी। ये एक लेक्चर है जो कि पब्लिश किया गया था जुलाई 11, 2018 को, ऑपरेशन सागर रानी। तो इसमें भी कई सारे एस्पेक्ट रिलेटिंग टू फिशरीज़ उस चीज़ को कवर किया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैराइन फिशरीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया था। लेकिन ये जो टॉपिक है ये मेनली रिलेटेड है कि ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है, और साथ में जो पिसिकल्चर है वो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो वो ये जो एस्पेक्ट है ये इन डिटेल कवर नहीं किया गया था। ऑल्दो जो स्टेप्स है डेवलपमेंट से रिलेटेड वो कुछ जो हैं वो कवर किए गए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ब्लू रिवोल्यूशन, जिसे नील क्रांति भी कहते हैं, हैज़ अ विजन टू अचीव इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री एंड द फिशर्स एंड फिश फार्मर्स एज वेल एज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू फुल पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर फिशरीज डेवलपमेंट इन अ सस्टेनेबल मैनर, कीपिंग इन व्यू द बायोसिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। तो अगर इन जनरल हम देखें तो ब्लू रिवोल्यूशन क्या है, ये रिलेटेड है मेनली फिश फार्मिंग से। जो फिशिंग पोटेंशियल है इंडिया का उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, किसके लिए, जो फार्मर्स है, फिश फार्मर्स है, उनके डेवलपमेंट के लिए, और साथ में जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं ब्लू रिवोल्यूशन के। यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि पिसिकल्चर क्या है, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन, उसी को हम बोलते हैं पिसिकल्चर। काइंड ऑफ एक्वा कल्चर है, उसी को हम कह सकते हैं पिसिकल्चर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम मैराइन फिशरीज़ और इनलैंड फिशरीज़ पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे कि हम ये सारा लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे जो हमारा एम्फोसिस होना चाहिए मेनली पिसिकल्चर क्या होता है, और उन सारे पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना है। तो जो प्रॉब्लम्स की बात की है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स है, नॉर्म्स एंड रिलीजियस वैल्यूज एक्सक्लूडेड वुमेन और अदर ग्रुप्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन सर्टेन एक्टिविटीज़, है ना, वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। लैक ऑफ फैमिली इंकरेजमेंट कंसिडरिंग लोअर प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कोई अगर कोई जैसे फिशिंग वाला काम कर रहा है तो उसे ये माना जाएगा कि अच्छा जॉब नहीं है। लेबर की कमी है ना। उसके बाद है कि मल्टीपल यूज़ ऑफ पॉन्ड वाटर स्पेशली डोमेस्टिक पर्पजेज रिस्ट्रिक्ट द कमर्शियल फिश फार्मिंग, है ना। जो वाटर का यूज़ है अलग अलग पर्पस के लिए गांव में देखा जाता है, कपड़े साफ़ करने के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मल्टीपल ओनरशिप ऑफ लैंड इज़ द कॉज ऑफ डिस्प्यूट एंड ओवर ओपिनियन डाइवर्सिफिकेशन, है ना। अब ये भी है कि, है ना, कि कोई एक लैंड एरिया है उसके अलग अलग ओनर है, पहले एक पर्सन के पास है वो लैंड, फिर जो ब्रदर्स हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से क्या है कि डिस्प्यूटेड रहता है। अगर डिस्प्यूटेड जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड रहेगा, जो लैंड एरिया है वो डिस्प्यूटेड रहेगा, तो वहाँ भी जो फिशिंग पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। इसके अलावा क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हाई कॉस्ट ऑफ कल्चरल इनपुट्स, अगेन उसको सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी है, इनएडिक्वेट लोन फ्रॉम फाइनेंशियल एजेंसी, लोन की अवेलेबिलिटी है वो कम है। लैक ऑफ रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द कमोडिटी, अब अगर कोई फिशिंग पोटेंशियल यूटिलाइज भी कर रहा है, फिश को रियर भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है जो प्राइस मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। जो फ्लक्चुएटिंग फिश प्राइजेज है मार्केट में। फिर उसके बाद स्मॉल साइज ऑफ पॉन्ड की जो साइज़ है वो भी कम है, तो क्या है कि जो फिशेस है उनकी रेयरिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है,
लैक ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर इन्हेंसिंग profit margin. The market for processed fish is limited in the domestic market and is restricted to fish pickles, पापड़, कटलेट्स एंड ये सारी चीज़ों के। तो इसलिए क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आने की भी ज़रूरत है। फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, वो भी इतनी अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, जो इनपुट चाहिए होता है फिश रेयरिंग के लिए उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। लैक ऑफ क्वालिटी फीड, फिश के लिए जो है क्वालिटी फीड अवेलेबल नहीं है। अगर क्वालिटी फीड नहीं है तो फिश रियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोशनल प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू गेट लोन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, लोन चाहिए तो काफ़ी सारा पेपर वर्क चाहिए। लैक ऑफ सुटेबल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसी की लैकिंग। एब्सेंस ऑफ एन इन्फोर्समेंट एजेंसी टू मॉनिटर एंड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स एंड फीड्स, है ना। तो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी की लैकिंग कि वो ध्यान रखे कि जो सीड्स हैं और जो फीड्स हैं फिश रियर करने के लिए दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसकी अवेलेबिलिटी हो। बात क्या है कि लैक ऑफ सफिशिएंट एक्सटेंशन एक्टिविटीज सच एज फेयर, डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग एक्सेट्रा। अभी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट भी होती हैं, जैसे अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है फार्मर तक तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में अवेयरनेस जनरेट करनी है अमंग द फार्मर तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी कमी। अगर हम देखें कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं तो कार्प कल्चर इन पॉन्ड्स, इसको प्रमोट करने के लिए स्टेप लिया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर फिशरीज़ के लिए इसके लिए स्टेप लिया जा रहा है। कल्चर ऑफ फिश एंड प्रॉन इन ब्रैकिश वाटर, जैसे जो केरला वाला रीजन है वहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ ब्रैकिश वाटर है। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्टेब्लिशमेंट, मेनली जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनको इस्टेब्लिश करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जैसे ट्रेनिंग के लिए है, जो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए जो लिटरेचर के रिक्वायरमेंट है, पब्लिसिटी मटेरियल, ये सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो डेवलप की जा रही हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोर ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, जिससे क्या है कि जैसे फिशिंग पोटेंशियल अगर हमें किसी रीजन को किसी रीजन का यूटिलाइज करना है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन सेट होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की जाएगी जिससे कि उस रीजन का फिशिंग पोटेंशियल जो है उसको यूटिलाइज किया जा सके, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जाए और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसकी तरफ भी प्रयास किया जा रहा है। जो पर्सनल है जैसे सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या है कि जैसे अगर फिश रेयरिंग करनी भी है तो उससे रिलेटेड कई सारी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो वो कौन दे रहा है, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा दिया जा रहा है। और इससे क्या है कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करेंगे, जो अलग अलग पर्सनल होंगे और जिनका काम ये रहेगा कि किसी भी एरिया के फिशिंग पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट में मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि रिसर्च पर भी फोकस किया जा रहा है जो कि रिलेटेड है इनलैंड फिशरीज से। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, इन सब में अगर रिसर्च की जाएगी तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई जा सकती हैं, है ना। तो अगेन वो हेल्प करेगा फिशिंग पोटेंशियल को यूटिलाइज करने में। इसके अलावा क्या है, जैसे लोन प्रोवाइड करना और जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना जो फिश फार्मर्स हैं उनको, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी विद द कंपोनेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल प्राइमरली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिव फिश कल्चर एंड सीड प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। तो ये जो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टू यूटिलाइज फिशिंग पोटेंशियल। तो इन स्टेप्स के द्वारा जो कंट्री में पिसिकल्चर है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है। तो इस वीडियो में हमने जीएस पेपर 1 को डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं, जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।